हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? इस हफ्ते फिर से उस्मान, अहमद और डॉली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, इस हफ्ते अहमद ने एक बड़ी मज़ेदार किताब पढ़ी है। अहमद, आप कुछ बताना चाहेंगे इस किताब के बारे में? हाँ, मैंने बुक पढ़ी है। सैम ज़ेल है एक बंदा, आप गूगल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी वैसे चेहरा भी दिखाता हूँ। सैम ज़ेल ने ब्राउज़र में खोल के ये एक बिलियनर है अमेरिकन और मेरी मेरी स्क्रीन अभी नज़र नहीं आ रही। आई थिंक आपने बुक सुनी है, पढ़ी नहीं है। इज दैट राइट? नहीं, मैंने बुक पढ़ी है। सुनी है। हाँ, एक्चुअली यू आर राइट। हाँ, मैंने ऑडियो बुक पे देखा है। ये है सैम ज़ेल। ये बेसिकली रियल एस्टेट का बंदा है। तो ये अपनी कहानी सुनाता है बुक में। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पायरिंग लगी, और मेरा ख्याल कोई भी ऑडियंस पे अगर सुन रहा है तो मैं हाईली रेकमेंड, कोई भी किसी को बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, सेल्फ मेड अगर आपने बनना है फ्रॉम स्क्रैच, तो ये इसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। इसके पेरेंट्स बेसिकली जूइश थे। तो इसके फादर ने को थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे, तो उन्होंने अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये वर्ल्ड वॉर वगैरह हो रही थी और जूस के ऊपर परसिक्यूशन वगैरह होना बिल्कुल स्टार्ट हो ही रही थी, तो उनको पता लग गया था और उन्होंने अपने कई फैमिली मेंबर्स को कहा कि यार आप अपना वो मुल्क छोड़ के चले जाओ और यूएसए आ जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सारों ने ये कहा कि यार ये टाइम गुजर जाएगा, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, रिलेशनशिप वगैरह सारे। लेकिन इन्होंने बिल्कुल आखिरी ट्रेन फिर पकड़ी। इनको जब जो ही अखबार में आ गया कि ये इन्वेजन स्टार्ट होने वाली है इस टाइप का, तो वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो आखिरी ट्रेन पे पकड़ के गए वापस, और उनके अक्सर रिलेटिव्स जो हैं उनके सर्वाइव नहीं कर सके। और फिर ये तो अमेरिका में पैदा हुआ था, और फिर इसकी अर्ली एजुकेशन से ही इसको पता लग गया था कि ये काफ़ी लीडर टाइप का बंदा था, और इसको समर कैंप्स वगैरह में भेजते थे, जूइश समर कैंप्स में इसके पेरेंट्स। और वहाँ पे कहता था कि समर पे कैंप इस तरह का होता था, जूइश समर कैंप के बिल्कुल ही आज़ादी होती थी, और अगर कोई 14 साल का लड़का है और 15 साल का या 16 का है, अगर 14 वाला ज़्यादा लीडरशिप स्किल दिखा रहा है, या फिर उसका इसके बकौल बेसिकली लीडर और फॉलोअर में कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं था नॉलेज के टर्म्स में। लेकिन ये क्योंकि करिश्मा था और ये मतलब लोगों को कहता था मुझे फॉलो करो, तो लोग उसको फॉलो कर लेते थे। तो बहुत ही मतलब सेल्फ मेड टाइप का मुझे लग रहा था इंसान। और इसमें मैं और आपको अहमद, 2-3 बताएं इसकी कि इसकी बुक में मेन सेलिएंट पॉइंट्स क्या थे इसकी जो आपको बड़ी फैसिनेटिंग लगी? हाँ, मुझे 2-3 जो इसकी स्टोरीज थी मुझे बहुत अमेजिंग लगी। एक स्टोरी तो ये थी कि जब ये स्टार्टिंग में बिल्कुल इसने सबसे पहले ये रियलाइज किया कि रियल एस्टेट एक स्केल बिजनेस है। तो उसने ये किया कि उससे भी पहले एक्चुअली मैं जाता हूँ, जब ये स्टूडेंट था तो बिल्कुल ही स्टूडेंट था। इमेजिन करो आप कॉलेज में जा रहे हो, 18 ईयर्स के हो, आप अपना कोई डॉर्म, मतलब मैं जब था अपना कॉलेज में जा रहा था, मैं अपना डॉर्म देख रहा था कि यार ये डॉर्म में मैं जाऊंगा, मुझे खुद क्लूलेस था मैं जाना था। इस बंदे ने 18 ईयर्स की एज में कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि आई वांट टू बी द डॉर्म इन चार्ज। मतलब मैं पूरे डॉर्म को मैनेज करूंगा, इसका वाटर का कोई इशू हो, कोई प्लम्बिंग का इशू हो, कोई भी इस तरह का मोल्ड वगैरह का इशू हो, मैं ठीक करूंगा, और मैं इसको फंड भी करके दूंगा आपको। तो डॉर्म जो कॉलेज था उसने वो बहुत ही पुराने जमाने का फर्नीचर वगैरह डाला हुआ था डॉर्म में, उसने पूरा वो रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उसको कस्टमर पता था, उसको पता था कि कॉलेज में जो लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनको चाहिए मॉडर्न किस्म का फर्नीचर। तो उसने फिर स्वीडन से फर्नीचर मंगवाया, बहुत एलिगेंट सा, जो बिल्कुल डिफरेंट मॉडर्न सी लुक देता था, और पुराने वाला जो बस सीधा वाला फर्नीचर है उसको फारिग कर दिया। फिर पूरी बिल्डिंग मैनेज की उसने। तो उससे उसने कैपिटल थोड़ा सा बिल्डअप किया। उसके बाद जो ही वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, उसने एक उसको ब्लॉक नजर आया जहाँ पे कमर्शियल थोड़ी सी अगर उसको नजर आया था कि अगर ये कमर्शियल हो जाए ना ब्लॉक, तो ये इसमें वैल्यू होगी। तो उसने एक एक करके घर बाय करना शुरू कर दिया, और पहले एक घर को बाय किया, फिर सेकंड को किया, फिर थर्ड को किया, मतलब कुछ 6 या 7 घर थे इन रो। तो उसको सारों को कन्विंस करना था ओनर्स को कि उसको सेल करें, ताकि वो पूरा जो है वो कमर्शियल प्लॉट बना के, उसको ब्लॉक बना के, जैसे मोनोपोली में होता है, आप 3 अगर आप बाय कर लो इकट्ठे तो सेट बन जाता है, फिर आप उसमें होटल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली उसने एग्जैक्टली वही किया रियल वर्ल्ड में। और फिर एक उसकी एग्जांपल उसने दी थी कि वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था एक औरत को कि आप अपना घर इसको बेच दो। उसने
औरत को कहा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे क्योंकि हम यहाँ पे कमर्शियल बनाने लगे हैं चीज़ें और यहाँ पे बहुत लोग पार्टी करेंगे, लाउड म्यूजिक होगा, आप चले जाओ, मैं आपको एक नया घर ले देता हूँ दूसरी जगह पे, मतलब शहर की दूसरे कोने में। अच्छा। तो पहले वो औरत नहीं मानी, फिर कहती है कि मैं चली जाती हूँ। जब जाने लगी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, तो सुबह को बिल्कुल 1 घंटा पहले या बिल्कुल लास्ट मिनट पे औरत कहती है नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने घर नहीं बेचना। तो फिर उसने कहा कि आप क्यों नहीं, मतलब उसका ये रूल था, उसका जो लेसन उसने बताया है वो ये कि आप नेगोशिएशन जब करते हो तो यू हैव टू रियली लिसन। तो पहले उसने औरत से पूछा कि आपको चाहिए क्या? औरत ने कहा मुझे घर चाहिए। तो उसने घर तो ले दिया, लेकिन असल में लोग बताते नहीं है जो उनको असल में चीज़ चाहिए होती है। तो फिर उसने जब औरत से पूछा कि आपको असल में क्या चाहिए, तो कहती है मेरा ब्रदर इन लॉ है जो हमारे साथ रहता है, तो मैं चाहती हूँ उसका भी छोटा सा घर हो। तो उसने कहा नो प्रॉब्लम, मैं उसको भी, आपको जब नया घर आपको लेके दूंगा उसके ऊपर वाली मंजिल में आपको ब्रदर इन लॉ के लिए भी जगह होगी। फिर वो साइन करने लगी, तो फिर वो बैकआउट कर गई। फिर कहती है कि मेरा ब्रदर इन लॉ ड्रंक होके वापस आता है रात के वक्त, और वो बूढ़ा है, वो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता, तो मुझे उसको एक अलग एनेक्सी बना के दे दो। कहता है नो प्रॉब्लम। तो फिर इवेंचुअली उसने एनेक्सी भी अलग बना दी। और बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी था कि आप बिल्कुल, यू हैव टू, इन एनी नेगोशिएशन यू हैव टू रियली लिसन, और आप ओपन माइंड के साथ जाओ, क्योंकि जो लोग बोलते कुछ है अपनी जुबान से, और उनका जो असल में उनकी एक दो ही फैक्टर्स होते हैं जो भी आपने डिसीजन मेकिंग करने होते हैं। आपकी माइंड ही इस तरह का है कि 2-3 फैक्टर्स ही आपके माइंड में आ सकते हैं, और 2-3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ यू टेक केयर ऑफ दोज 2-3 फैक्टर्स, तो जो इंसान है दूसरा वाला, he'll be sold या she'll be sold। तो एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर एक और उसने कहा कि मेरी कंपनी में एक रूल है कि नेवर शूट द मैसेंजर, कि अगर कोई इंसान कोई गलत खबर भी दे रहा हो या कोई भी इस तरह का, तो मैं कभी भी उसको स्कोल्ड नहीं करता, और अगर कोई मेरा भी व्यू चैलेंज कर रहा हो, मतलब ये खुद सीईओ है बंदा इतनी बड़ी कंपनी का, लेकिन कहता है कि वी हैव एन ओपन किमोनो पॉलिसी। किमोनो वो होता है वो जो जापानीज लोग पहनते हैं। जापानीज किमोनो। हाँ, तो कहता है कि वी नेवर शूट द मैसेंजर, यू कैन रिलैक्स, मतलब आपने कोई बुरी खबर, कोई बैंकरप्ट भी हो रही है मेरी कंपनी या कोई भी इस तरह, मैं किसी को कभी नहीं डांटता, और मैं कहता हूँ कि आई डोंट वांट साइकोफैन जो बिल्कुल जो मैं चीज बोलूँ उसको यस यस बोलते हैं, यस सर, जैसा पाकिस्तान में कल्चर होता है। तो कहता है कि हाँ, तो ये कह रहा था। और फिर एक दो और भी स्टोरी थी बड़ी इंटरेस्टिंग। एक इसके ऑफिस में एक डक एक दफा पाई गई टेरेस पे, तो वो डक जो है वो अगले दिन दोबारा ऑफिस खोला, कहता है मेरे ऑफिस की ओपन डोर पॉलिसी है, तो वो मैंने दरवाजा खोला तो पता लगा एक डक की जगह 3 छोटे चूजे भी थे 3 डकलिंग्स भी थे। तो वो फिर 2 डकलिंग्स जो थी वो उड़ के चली गई छोटी, और डक जो मदर डक है वो भी चली गई, लेकिन एक जो रंट ऑफ द पैक था तो वो रह गया। तो वो फिर उन्होंने सारे ऑफिस वाले लोग अटैच हो गए उसके साथ, तो पता लगा कि उसकी टांग में कुछ इशू था। तो कहता है उसमें मैंने डकलिंग की भी फिजिकल थेरेपी करवाई 2 हफ्ते, और फिर वो डकलिंग को हमने उधर मजबूत कर दिया, वो भी उड़ के चला गया। फिर लोगों ने इतना मिस किया डक को कि उन्होंने बाद में रिसर्च की कि व्हाट आर द डक्स दैट कैन नॉट फ्लाई, तो उन्होंने वो ले फिर डक्स रख लिया। और कहता है कि अब मैं जो भी मीटिंग करता हूँ किसी भी बिजनेस की, कि मैं वो डक्स के साथ ही मीटिंग करता हूँ। और एक और मैं आखिरी की स्टोरी बताऊंगा। डक के ये मैं एक चीज बोलूंगी कि ये बंदा जो है बहुत एंटरप्राइजिंग लग रहा है। जैसे हमारे स्कूल में जब हम छोटे होते थे तो क्लास में एक आध बच्चा ऐसा होता है जो एक तरह से क्लास लीडर या क्लास मॉनिटर बनने का, या स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल बनना, जो स्टूडेंट बन रहा हो ना, तो वो नेचुरली इस इंसान में हाँ, डेफिनेटली उसने ये एक्चुअली बुक में भी लिखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैन इट बी अ लर्न्ड स्किल और इज इट एक्वायर्ड जेनेटिकली। तो कह रहा था कि अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट इज जेनेटिक अकॉर्डिंग टू हिम, लेकिन सम ऑफ इट कैन बी ट्रेन्ड। तो वो कह रहा था कि especially at that age, I think if somebody is after 40 or something, you know, like उसमें तो आपने बहुत सारी चीजें पिछले 10 साल में या 20 साल में एक्वायर की हैं, आगे आप अगर 50 के हो या समथिंग, लेकिन जितना वो यंग एज में अगर आप स्टार्ट करें तो इट इज मोर लाइकली के दैट्स मोर नेचुरल। और दूसरी वो बात कह रहा है निगोशिएटिंग की, तो उसमें ये भी एक एस्पेक्ट आता है कि जब आप किसी के साथ निगोशिएट करना चाह रहे हो, कभी कभी उनको खुद भी एक्चुअली पता नहीं होता, दे मे ऑल्सो मतलब कुछ और हो सकता है, स्टोरी कुछ और प्रेजेंट करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको एक्चुअली खुद भी सही नहीं पता। जब वो कहें मुझे ए चाहिए, जब ए मिल जाए तो वो रियलाइज करें कि एक्चुअली मुझे तो बी ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
हाँ ये तो बिल्कुल बात ऐसे बिल्कुल ही। सही है। मुझे एक और स्टोरी याद आ रही है कि उसमें एक बात हो रही थी कि उसमें कि सक्सेसफुल पीपल को खुद नहीं पता होता कि व्हाई आर दे सक्सेसफुल। ठीक है, समटाइम्स अगर कोई आप बंदा पूछे जी कि उसमें एग्जांपल दी थी स्टेफी ग्राफ जो है ना, टेनिस प्लेयर थी, बड़ी एक्सेप्शनल उसकी शॉट होती थी। तो उससे किसी ने पूछा कि आपकी जो है ना वो जो होती है सर्व, वो बड़ी पावरफुल है, तो व्हाट्स द सीक्रेट क्या है? सीक्रेट क्या है? तो उसने बताया जी मैं हैंड मेरी ग्रिप इस तरह होती है, मेरी ये होती है, ये फलाना फलाना उसने बता दिया उस बंदी को। उसने खुद ट्राई किया, उसकी लगी ना शॉट। तो उसकी जो है ना बाद में काफी अरसा बाद जो है ना हमारे पास वो ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिससे हम लोग मसल टोन भी पता कर सकते हैं, हर चीज पता कर सकते हैं। तो उसका जो है ना एट द वेरी एंड वो थोड़ी सी जर्क कर दी थी, आई थिंक ही यूज्ड टू जर्क हर रिस्ट, जिसकी वजह से सारी फोर्स प्रोड्यूस होती थी। अब वो उसको तो नहीं पता था कि मैं कैसे बता सकूं, इसको कम्युनिकेट कर सकूं। इफ यू हैव आस्क्ड स्टेफी ग्राफ के आप कितनी पावरफुल कैसे है ये सर, तो आई थिंक कई दफा सक्सेसफुल पीपल को खुद भी नहीं पता होता है। आई थिंक बेस्ट थिंग इज कि आप उनको यू सिट बैक एंड ऑब्जर्व बेसिकली समटाइम्स। और हाँ, जहां तक और यही एंटरप्रेन्योरशिप प्रिंसिपल की मैं बात, कहूँगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी है। जिस तरह एक कंप्यूटर विजन का बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, मतलब मशीन लर्निंग का, कि हाउ डज अ कंप्यूटर आइडेंटिफाई कि ये कैट है, ये डॉग है। आप कोई भी इस तरह इंस्ट्रक्शन उसको वो लिख नहीं सकते कि कैट में ये होता है या ये होता है, मतलब विस्कर्स होते हैं, डॉग में भी कुछ होते हैं विस्कर्स। तो बेसिकली कई एग्जांपल्स बंदे जब इंसान देखता है तो उसके माइंड के अंदर वो इंफॉर्मेशन जो है इनग्रेन हो जाती है। जिस तरह मशीन लर्निंग के मॉडल के अंदर एक कई एग्जांपल्स अगर उसमें ट्रेनिंग करेंगे तो वो इनग्रेन हो जाती है और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। मशीन लर्निंग के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो ये है, तो ब्लैक एक्सप्लेनेबिलिटी। बॉक्स है ना वो हाँ, तो, इसलिए ब्लैक उसको बॉक्स ब्लैक टाइप का बॉक्स। मॉडल। हाँ, उसमें वो क्लासिक उसकी एग्जांपल ये देते हैं जी, पूडल का फेस और जो है ना ब्लूबेरी मफिन, वो समझते हाँ, दोनों वो कैट है। सिमिलर लगते हैं। हाँ हाँ, मैंने भी तो देखी हुई एग्जैक्टली वही वाली एग्जैक्टली तो बड़ा एग्जांपल। फनी किस्म का है वो, मशीन लर्निंग लोगों को पता होगा। तो आई हाँ थिंक सो सैम ज़ेल, आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ सैम ज़ेल फॉर अ व्हाइल नाउ। सीएनबीसी पे आप इसको देख सकते हैं, अब तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई है, बूढ़ा भी हो गया काफी। तो ही इज वन ऑफ द जो ना पोस्ट वॉर ओजी। जनरेशन के जो है ना वो बिलियनियर्स है, ओल्ड फैशन बिलियनियर्स, यानी कि हाँ, जिनका ओजी बिलियनर है। और मैं कहूँगा पाकिस्तान में जो इसका मतलब नियरेस्ट पाकिस्तानी मैं कह सकता हूँ वो मलिक रियाज होगा, मतलब यूएसए का मलिक रियाज। ऑल्दो ये मतलब अपनी बुक में क्लियरली कहता है कि मैं हर चीज जो है एथिकली करता हूँ, कभी मैंने उस तरह का ये भी एग्जांपल दी कि मैं कौन सी चीजें नहीं करता। तो कहता है उसमें कि मैं उसको कोई एक ऑफर कर रहा था, एक और बिजनेसमैन जो कह रहा था मेरा बिजनेस खरीद लो। मेरा बिजनेस क्या है कि जो लोग पेचेक टू पेचेक रहते हैं, तो उनको हम मतलब उनके पास पैसे नहीं होते बिल देने के लिए। लेट्स से उनका पेचेक 15 तारीख को आ रहा है, तो उनको 14 को या 13 को उनको कोई बिल है बहुत बड़ा, मेडिकल बिल हो गया, कोई रेंट हो गया, कुछ भी उनका ड्यू है। तो वो पैसे उनको वो वाला बंदा पैसे देता था बहुत हाई इंटरेस्ट पे, मतलब 200% इस तरह। लेकिन सैम ज़ेल ने कहा कि भाई ये काम नहीं मैंने करना, मतलब गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करता, उनका फायदा नहीं उठाना। हमेशा मैंने देखना विन विन वाली कोई जगह। जिस तरह इस औरत को उसने एक ब्रांड न्यू घर बना के दिया डिजाइन करके, उसमें एनएफसी भी बना के दी ब्रदर इन लॉ की, और फिर वो जो प्लॉट थे उसका पूरा सेट कंप्लीट हुआ, उसने कमर्शियल बिल्डिंग उधर खड़ी की। और स्केल की वजह से स्केल एडवांटेज होता है। ये वैसे कई लोगों को नहीं पता कि, लेकिन जो मैनहट्टन जैसा कोई बड़ा सिटी है या कोई मतलब डेंस सिटी है ना, डेंसिटी की वजह से स्केल होता है, और स्केल की वजह से एडवांटेज। इट इज एक्चुअली मोर एफिशिएंट टू, मतलब आप सोचो पैकेजेस अगर आपने डिलीवर करने लोगों को, इट इज मोर एफिशिएंट टू डिलीवर पैकेजेस ऑन अ पर कैपिटा बेसिस इन अ मोर डेंस सिटी। तो जितना ज्यादा सिटी डेंस होता है, जितने हाई राइज टाइप की बिल्डिंग होते हैं, जितने ज्यादा लोग आप पैक कर सकते हो छोटे से एरिया में, एफिशिएंसीज बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रक्स ऑन द रोड कम हो जाते हैं, आपको जगह जगह डिलीवर नहीं कर रहा होता। सबर्बन एरिया इट इज एक्चुअली कार्बन वाइज भी मैं कह रहा हूँ, इट इज लेस एफिशिएंट देन मैनहट्टन वाला एरिया। बट एनीवे, मतलब पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज के उसने स्केल एफिशिएंसी बिल्ड की। एक और मैं लास्ट स्टोरी बताना चाह रहा था, वैसे तो मेरे पास कई और स्टोरीज हैं, मैंने इस बुक से थोड़े से नोट्स भी लिए थे व्हेन आई वाज लिसनिंग टू द बुक। ये डॉली को बड़ा पसंद आएगा क्योंकि ये उसको खांसी लगी रहती है हर वक्त। तो 1938 में एफडीए ने कोई रूल बनाया था जो ये कहता था कि कोई भी अगर पुराना ड्रग होगा, अगर कोई उसमें इम्प्रूवमेंट कर दे, तो उसको एक पेटेंट मिलेगा थोड़ी देर के लिए, और यानी मोनोपोली होगी और उससे बड़े प्रॉफिट्स आ सकते हैं। तो इस बंदे ने, सैम ज़ेल ने, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बाय की। मतलब ये अपने आप को कहता था कि मैं आई एम एग्नोस्टिक, कि मैं रियल एस्टेट में भी चला जाता हूँ, कहीं भी, मतलब पावर जनरेशन में भी चला जाता हूँ, मतलब सेक्टर एग्नोस्टिक था ये इन्वेस्टर बिजनेसमैन। सेक्टर एग्नोस्टिक होता है। हाँ, कई इन्वेस्टर होते हैं इस तरह के। तो इसने एक कंपनी खरीदी एडम्स फार्मेसी, मतलब
लोगों को नाम ही नहीं पता होगा, बहुत ही सस्ते दामों उसने खरीदी। तो उसने बेसिकली वो लोग रिसर्च कर रहे थे, एक जेनेरिक नाम है गुआफिनेसिन। तो ये वाफेनिसन, ये उसमें यूज गुआफिनेसिन, होता है, कॉफ सिरप्स में यूज होता हाँ है। कॉफ सिरप में होता है। तो इन्होंने एक कॉफ सिरप बनाया जो कि थोड़ा डिलेड उसका था और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट था, और उसका नाम उन्होंने म्यूसिनेक्स रखा। तो म्यूसिनेक्स आपने ड्रग स्टोर में देखा होगा, ये एक्चुअली उनका है। तो सैम ज़ेल कहता है कि हमने म्यूसिनेक्स बनाया और फिर हमने एफडीए को बताया फौरन से कि जी हमने जो गुआफिनेसिन है उसकी एक इम्प्रूव्ड वर्जन, स्लो रिलीज वर्जन बना लिया, तो आप हमें उसकी पेटेंट दे दें या जो भी मोनोपोली दे दें। तो उसको फिर मोनोपोली दे दी, तो 15 साल तक उनके पास पेटेंट था, उन्होंने मार्केटिंग भी दबा के की। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी पता नहीं कितने मिलियन की, वो 15 टाइम्स होगी, मतलब थोड़ी, मतलब 5-6 सालों में। फिर उसने आईपीओ किया। तो मुझे उसका बड़ा अच्छा लगा। उसका जो कैश फ्रेज थी ना, मतलब इसको सैमिज्म कहता है वो, मतलब सैमिज्म वो एक चीज है जो एक छोटे से सेंटेंस में वो अपना पूरी फिलॉसफी कंडेंस कर देता है। उसकी सैमिज्म ये है, इफ यू एंट द लीड डॉग द सीनरी नेवर चेंजेस। यानी अगर आप लीड डॉग हो एक पैक के, तो आपको पूरी सीनरी नजर आती है, लेकिन अगर आप पीछे वाले फॉलोअर डॉग हो, अगर आप सेकंड प्लेस पे हो, तो आपको अगले वाले डॉग का बिहाइंड ही नजर आता है, आपको और कुछ नहीं नजर आता। तो ये उसकी बड़ी मजे की थी। लेकिन चलो मैं अब लेकिन फ्लोर जो वैसे है सीड कॉफ करता हूँ। सिरप मेरे ख्याल में फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कॉफ एक ऐसा प्रॉब्लम है हाँ, तो जो कोई एंटरप्रेन्योर और आएगा, वो इससे बेहतर कॉफ सिरप बनाए, तो दे डिजर्व मोर मनी। मतलब इसीलिए मतलब पैसे की लालच की वजह से तो एंटरप्रेन्योर्स अपना पैसा रिस्क करते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं होता एफडीए अप्रूव करे या ना करे, एफएकसी हो या ना हो। तो बहुत अच्छा, ज्यादा तो लोग बिलियनियर हेट करते हैं। मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना ज्यादा हेल्थ केयर में आएगा, जहाँ पे कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग या कंप्यूटर ज्यादा फास्ट बन रहे हैं। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था रिसेंटली कि कुछ प्रोटीन मॉडल्स कंप्यूटर्स ने फिगर आउट किए हैं बिकॉज दे वो इतनी हाई स्पीड पे इतने सारे डिफरेंट मॉडल से कम अप करता है, एंड देन इट कैन ट्राई टू फिगर आउट कि ये प्रोटीन इस सेल में है। तो वरना ह्यूमंस को बहुत ज्यादा देर लगती थी टू फिगर आउट। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर हम लोग ज्यादा हमारे बायोकेमिस्ट और जो बिल्कुल बेंच रिसर्च कर रहे हैं फार्मा के फील्ड में, तो सेलुलर बायोलॉजी के लेवल पे, सो मे बी उनको हमारी मशीन से they may be able to discover secrets of the DNA as well as cellular proteins a little bit more, getting protein structures. तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा targeted treatments बनाएंगे। हाँ, मार्टिन स्ट्रकैली भी यही बोल रहा था कि बेसिकली हम बहुत ज्यादा, हमारे पास कैंडिडेट ड्रग्स होते हैं जो हमें सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, उनमें से कोई मतलब 10% लेट से इफेक्टिव निकलते हैं, एफिकेसी उनकी हाई होती है, बाकी 90% फेल हो जाते हैं। तो अगर कोई कंप्यूटर मॉडल प्रूव कर सके, मतलब पहले से इन एडवांस बता दे कि यार ये कैंडिडेट जो है नहीं, इसमें चांस ना, इस पर ना, इसको ना टेस्ट पे पैसे ना लगाओ, लेकिन मतलब इन 10 में से ये 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो प्रॉमिसिंग है, जो फोल्ड होके उनका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसका ये वैल्यू होती है, और मतलब हो सकता है ये प्रॉमिसिंग हो, तो उसकी वजह से हमारा जो वेस्टेज होता है, जो हम ड्रग्स ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और उससे पाए बढ़ जाएगा। टाइम का वेस्टेज, बिल्कुल कॉस्ट का वेस्टेज तो होता है, टाइम का भी बहुत वेस्टेज होता है। तो इट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, आई थिंक यूसीएसएफ ने किया है इस चीज पे। ये तो इफ यू पिछले 10 लुक साल इट अप, से 3D प्रोटीन फोल्डिंग के लिए जो है जो बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, और कंप्यूटेशनल बायोकेमिस्ट्री और कंप्यूटेशनल ट्रांसलेशनल बायोइन्फॉर्मेटिक्स वो अभी भी हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे है, हमारा HSPC है, आई मीन हमारी यूनिवर्सिटी के साथ हाई कंप्यूटिंग जो है ना सेंटर, उसके साथ हम लोग अपना सर्वर्स रेंट पे लेते हैं, अपने मॉडल्स रन कर रहे होते हैं, और उसमें आप सिमुलेशन स्टडी जितनी भी होगी वो जारी बात है कि ह्यूमन लेवल पे तो हो नहीं सकती, और उसको आप जितना फास्ट करेंगे तो वो आप कंप्यूटेशनल मॉडल्स पे हो सकती हैं। और जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, क्वांटम कंप्यूटर्स में डिपेंड्स कि आप कितना क्यूबिट का कंप्यूटर है। क्यूबिट इज बेसिकली पावर ऑफ क्वांटम कंप्यूटर। जितनी क्वांटम एंटेंगलमेंट होगी उतने क्यूबिट्स जो है वो प्रोपोर्शनली बढ़ते जाएंगे, यानी कि 2 to the power और समथिंग लाइक दैट। राइट नाउ हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्वांटम कंप्यूटर आई थिंक वो अभी 2 to power 8 है, और उसमें इतनी पावर है कि दैट कैन रन वेरियस सिमुलेशन। लेकिन इसके लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसको कोल्ड रखना पड़ता है बहुत, सब जीरो केल्विन के पास टेम्परेचर के पास।
तो आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है क्वांटम कंप्यूटिंग की, मैंने अभी टॉक भी सुनी थी और प्लस गूगल ने भी रिसर्च का कुछ गूगल के पास निकाला है है। उसको एरर करेक्शन जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि क्वांटम सिस्टम्स इतने अनस्टेबल होते हैं कि मतलब और इतने छोटे होते हैं कि आप उनको ज्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं रख सकते। और जिस तरह आपने कहा बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेशन, मतलब कंप्यूटर इतना छोटा सा होता है लेकिन जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है पूरा जो स्टेबल उसको रख रहा है वो इतना बड़ा होता है उसके साथ। हाँ, 0 केल्विन पे रखना है, -273 डिग्रीज पे, जिसमें हाँ आपने उसको मेंटेन करना और उन एटम को मेंटेन रखना, कीप देम एंटेंगल्ड, जिसकी हाँ वजह से जो आपकी पावर बढ़ती है, ठीक है। हाँ तो अभी देख रहे हैं काफी, अभी IBM ने भी स्टार्ट किया था, बड़ी छोटी एक और कंपनी है किसकिट, उसका को-फाउंडर मैं उसको फॉलो भी करता हूँ काफी, उससे बात भी होती है कई दफा। तो दैट्स, वो भी कनाडा बेस्ड कंपनी है, वो भी काम कर रही है हाँ, अभी। किसकिट वो सॉफ्टवेयर है, लोगों को जस्ट फॉर देयर इंफॉर्मेशन, वो सॉफ्टवेयर जिससे आप क्वांटम कंप्यूटर को सिमुलेट कर सकते हो आप राइट राइट। रेगुलर कंप्यूटर के ऊपर। और लोग इस तरह मतलब एक सर्किट बनाते हैं और एक क्वांटम सर्किट बनाते हैं और कहते हैं किसकिट को कि आप इसको रन करो, सिमुलेट करो और इसमें रिजल्ट निकालो। तो वो तो टेस्टिंग और सिमुलेशन। आपने अच्छी ये मतलब बताइए जरा टेक्निकल सी बातें। तो गोइंग बैक टू लाइक ड्रग्स, कि ये ड्रग्स बनाना कितना मुश्किल काम है, मैं थोड़े से कुछ फैक्ट्स बताऊंगी हमारे ऑडियंस को कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग अ ड्रग टू मार्केट इज अबाउट 1.2 बिलियन। 1 in 5,000 drug candidates never reach the market, यानी कि 4,999 drugs fail. For every 5 drugs that start clinical trials, only 1 succeeds. और since 1950, सबसे मजे की बात ये है, since 1950 सिर्फ 6% जो हैं companies, they have registered a new drug, वरना innovation नहीं हुई, एक ही drug के different उसकी formulations वगैरह different आई हैं। तो worldwide the pharma industry spends about $50 billion per year on R&D, but only produces about 20 to 21 drugs per year. ये 2008 की अब शायद ज्यादा हो, लेकिन just इसमें बताने का ये है कि there is a lot of thing जो potential है, अगर हमें कुछ help हो जाए ये कंप्यूटर से, जरूरी नहीं क्वांटम में, नहीं कि कोई भी हाँ, कोई भी कंप्यूटर जो कैंडिडेट सेट को ज्यादा नैरो कर सकते हैं। ये इसी तरह जिस तरह हमारे पास एक डब्बा है उसमें कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ है और कॉम्बिनेशन हम एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करें। अगर हमें कोई कंप्यूटर बताता है कि यार 2000 से कम ना ट्राई करो, 5000 से ज्यादा ना करो, तो जो रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज है वो बहुत नैरो डाउन हो जाती है और उसकी वजह से हमें हर चीज, वी डोंट हैव टू ट्राई ब्रूट फोर्स। तो इससे अगर हम इंटेलिजेंटली कुछ कैंडिडेट्स को वीड आउट कर लें जो हमें पता है कि वो प्रॉमिसिंग, वो मतलब जिस तरह वो फॉर एग्जांपल प्रोटीन फोल्ड होती है, उसकी एनर्जी कोई मतलब भाती नहीं हमारे सिस्टम को, या कोई भी इस टाइप का रीजन हो सकता है उसको रूल आउट करने के लिए, अगर हम अर्ली रूल आउट कर लें तो ये काफी प्रॉमिसिंग है। और लोग इस पे काम करें, जिस तरह उस्मान ने कहा, लोग इस पे अभी भी काम हो रहा है, पहले भी काम चल रहा था और इंक्रीमेंटली इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, मुझे तो बहुत उम्मीद है इसमें। मैंने लास्ट ईयर इस पे प्रेजेंटेशन भी दी थी थोड़ी सी, उसमें था कि जो वैल्यू ऑफ डेथ इसको कहते हैं, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल से फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 90 to 95% वहां पे फेल हो जाते हैं। तो इफ समवन कैन फिगर आउट कि आप जो फेज 1 से या इन विवो या इन सिलिको से इन विट्रो कैसे जाना है, तो दैट विल बी अ $1 trillion मार्केट, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वुड बी विलिंग टू पे एनीथिंग। यहाँ पे मेरे पास घर के पास एक थोड़ी सी कंपनी है, उसका नाम है रिकर्जन फार्मास्यूटिकल्स। दे स्पेशलाइज इन प्रिसीजन मेडिसिन बेसिकली। तो वो अभी उसकी 2-3 काफी बड़ी जो है इला लिली से काम करते हैं, वो 1-2 और कंपनी से उनके साथ काम करते हैं, लेकिन वो बड़े लिमिटेड स्केल पे काम कर रहे हैं अभी। तो या इसका जो है ना बहुत बड़ा इसका स्कोप है वैसे, अगर आप इसको सॉल्व कर सकें। हाँ, ये एक्साइटिंग न्यूज़ है। तो दोस्तों हमारी स्ट्रीम थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो हम अपने पैनल से पूछते हैं, अहमद और उस्मान से, अगर हमने एक लास्ट टॉपिक पे बात करनी है, शायद उस्मान एक एक्साइटिंग टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो अभी कर लेते हैं या हम लोग नेक्स्ट टाइम करें? तो आप लोग बताइए फिर, पैनल वाले। कर लेते हैं। इसमें अभी देखिए कर एक लें, बड़ी हाँ। एक्साइटिंग न्यूज़ थी जो मैं अभी लास्ट वीक में थोड़ा डिग डाउन कर रहा था कि फर्स्ट केस जो है ना रिपोर्टेड क्योर ऑफ HIV अभी रिपोर्ट हुआ है। देयर वाज अ पेशेंट, जर्मन पेशेंट था, जिसको ल्यूकीमिया डायग्नोज हुआ था 2011 में समथिंग करके, और वो अपने कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहा था। तो डॉक्टर्स ने उसको पहले कीमोथेरेपी के राउंड दिए ताकि उसके जो एग्जिस्टिंग कैंसर सेल है मर जाएं, फिर इनको रिप्लेनिश करने के लिए उन्होंने स्टेम सेल इन्फ्यूजन्स दिए उसको। अब जो स्टेम सेल इन्फ्यूजन जो उसको मिले, तो उसमें जो एक रिसेप्टर होता है प्रोटीन का,
जो HIV को चाहिए होता है अटैच करने के लिए और फिर सेल के अंदर की जाने के लिए और उसकी सारी मशीनरी को हैक करने के लिए, वो मिसिंग थे। तो फिर वो जो स्टेम सेल्स मल्टीप्लाई होते रहे और उसके जो है अंदर जो है प्रोलिफरेट करते रहे। तो अभी 4 इयर्स बाद उसने फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है जो डॉली सही बताएंगी, वो जो है उसने स्टॉप कर दी हुई थी उसके बाद, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है बंदा, फिर वो उतनी इफेक्टिव भी नहीं होती। तो उसके बाद 4 इयर्स बाद उसको उसका वायरल लोड चेक किया गया तो दैट कम्स आउट टू बी 0। सो दैट इज रियली एक्साइटिंग न्यूज़ के 2 डेकेड्स पहले 80s में HIV प्रोलिफरेट कर रहा था। यूएस में जो यूएस में रहते हैं काफ़ी न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में हर जगह प्रोलिफरेट कर रहा था और ये ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस थी। लेकिन आज अगर आप देखें 2022 में 23 में इनफैक्ट, तो ये ऑलमोस्ट इज गेटिंग क्लोजर टू क्योर इन सम पॉपुलेशंस। ये इसमें सारा नहीं है कि सब में ऐसे हो जाएगा, लेकिन अभी आई थिंक दैट विल अनलॉक लॉट ऑफ रिसर्च और इंटरेस्ट जो है अभी जो है इसमें और बढ़ जाएगा, यानी कि फाइंडिंग एक्चुअल क्योर, नॉट जस्ट ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी एक्साइटिंग। और बाकी डॉली आई थिंक बता सकेंगे कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कैसे काम करती है, और उनके कमेंट्स भी हमें लेने चाहिए क्योंकि शी इज अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हरसेल्फ। सो Dolly, over to you. Dolly है यहाँ पे? Dolly डिस्कनेक्ट होगी? I think अच्छा, Dolly. हाँ, एक सेकंड मैं दोबारा ऐड करता हूँ, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। Dolly, आप आवाज आ रही है मेरी? Are you back? हाँ, आवाज आ रही है। Can you hear me? हाँ, अच्छा, सॉरी, आई वाज टॉकिंग। हाँ जी, थैंक यू उस्मान। सो मैं थोड़ा शॉर्ट ही बताऊंगी। आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? एक सेकंड मैं अपना रिमूव करके मैं स्क्रीन कर आपको देता हूँ। नजर नहीं आ रही तो हाँ, नहीं आ रही, अब आ रही, अच्छा, सो ये हमारी ऑडियंस के लिए ये थोड़ा सा सिर्फ ये शो करना चाहिए थी कि HIV बेसिकली अटैक करता है हमारे डिफेंस सेल्स को। इनको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और ये वो सेल्स हैं जो हमारे दिफा करते हैं और हमें जरासीम के खिलाफ हमें बचाव करते हैं, क्योंकि जरासीम हमारी हवा में, हमारे पानी में, हमारे खाने में, हमारी जिल्द पे, हर जगह जरासीम है। तो ये दिफा के सेल्स, वाइट सेल्स, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नंबर 1 ये HIV है, HIV वायरस। ये अटैच कर रहा है यहाँ पे एक रिसेप्टर के साथ। अगर आप देख सकते हो, इसका नाम है CCR5। आपको नजर आ रहा है? हाँ, नजर आ रहा है, लेकिन first माउस step शायद है सही तरह नजर नहीं आ रहा। आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर दो। People can search. तो बताते हैं। हाँ, ठीक है। सो बेसिकली बात ये है कि HIV रिसेप्टर जो ये CCR5 जो है, ये फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट का। यहाँ से अटैच होता है, उसके बाद वायरस अंदर आता है, उसके बाद हमारे वाइट सेल्स को के जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके बहुत सारे HIV प्रोड्यूस करता है और फिर बॉडी में इस तरह से फैलता है। तो कुछ लोग होते हैं रेयर, ये कॉकेशियन पॉपुलेशन में है, बहुत लो परसेंटेज है, लेस देन 1%। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है जिसमें एक रेड सा सेल है? अगर नहीं आ रही तो हाँ, आ रही है मेरे ख्याल से। तो ये एक आपको बता रही हूँ कि वो कैसे लोग होते हैं। कुछ कॉकेशियन लोग होते हैं, उनमें ये पाया ही नहीं जाता। ये नजर आया CCR5, ये होता ही नहीं है उन लोगों में। Do you see that? Yeah, I think we can see. हाँ। अच्छा, सो बेसिकली जो है ना, मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर ये उन लोगों में पाया नहीं जाता, ये बाय बर्थ ही जेनेटिकली उनके पास ये नहीं होता, इसका उनके ऊपर कोई और नुकसान नहीं होता, तो बेसिकली HIV जो है इसके साथ, चूंकि नॉर्मल इंसान में ही होता है, HIV इधर बाइंड करता है और फिर अंदर आता है। जो कॉकेशियन पॉपुलेशन है, बहुत रेयर, लेस देन 1%, जिनमें ये रिसेप्टर ही नहीं होता, तो वो HIV इधर कुछ बाइंड करने के लिए नहीं है, तो बेचारा ऐसे ही ब्लड स्ट्रीम में फिरता रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा, बिकॉज इट नीड्स टू बी इन अ वाइट सेल टू प्रोलिफरेट एंड ग्रो। तो ये नेचुरल प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट HIV। अब जो उस्मान बात कर रहे हैं, वो बेसिकली ऐसा हुआ था कि वो पेशेंट को ल्यूकीमिया था, तो ल्यूकीमिया में एक थेरेपी दी जाती है, उसको कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी। और अब आपको ये नजर आ रहा है एक पर्सन विद ये बोन मैरो नजर आ रही है? इट्स अ डिफरेंट पिक्चर। नहीं, वो नहीं नजर आ रहा। I think नहीं, वो पुरानी वाली तस्वीर ही नजर आ रही।
I think you're only अच्छा ठीक है, getting हमें one वो screen. विंडो चेंज नहीं होती। तो वो बेसिकली क्या होता है कि ल्यूकीमिया की वन ऑफ द थेरेपीज इज, अब नजर आया है मेरे ख्याल में आपको बोन मैरो और पर्सन, Mhm. हाँ अब कुछ नजर आ रहा है। तो वो क्या होता है कि स्टेम सेल्स जो हैं ये डोनर स्टेम सेल्स हैं जो ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और रेसिपिएंट जो है पेशेंट वो रेड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इसको एक बाकायदा एक प्रोसेस से रेसिपिएंट के स्टेम सेल्स दिए जाते हैं और वो स्टेम सेल्स जो हैं जाके डोनर जो डोनर के स्टेम सेल्स हैं विच आर ब्लू, जो रेसिपिएंट है जो मरीज है उसके स्टेम सेल्स के साथ जाके रिजाइड करना शुरू हो जाते हैं। सो सब इकट्ठे एक तरह से पीसफुली रह रहे हैं इधर बोन मैरो में, जो एक नज़र आ रही है हमारी लेग बोन में। तो इस तरह जब रहना शुरू होते हैं तो वो एक प्रोसेस डेवलप कर लेता है जिसको कहते हैं टॉलरेंस। और उसमें क्या होता है एक और चीज़ जिसको कहते हैं काइमेरिज्म, यानी कि एक दूसरे के सॉर्ट ऑफ जो एंटीजेंस हैं उसमें थोड़ी सा मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे से। तो व्हाट हैपेंड विद दैट पेशेंट इज कि उसको जो डोनर मिला था जिसके स्टेम सेल्स उसके अंदर इन्फ्यूज हुए थे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू, वो बेसिकली काइमेरिक हो गए रेसिपिएंट के साथ, और वो जो डोनर प्रेजेंट था दैट वाज अ डोनर जिसका जो है ये रिसेप्टर नहीं था। तो दैट्स हाउ दैट पर्सन गॉट क्योर्ड बेसिकली इन एन इनडायरेक्ट वे। उसको जो डोनर का जेनेटिक डिफेक्ट कह सकते हैं या जेनेटिक डिफरेंस था वो रेसिपिएंट में भी आ गया था, एंड दैट जेनेटिक डिफरेंस वाज रिलेटेड टू CCR5। तो इस वजह से अब वो उसके अंदर HIV के सेल एंटर नहीं हो सकते, और मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 4 पेशेंट्स इस चीज से ट्रीट हो गए HIV से। और आई थिंक ये जो है डेवलपमेंट जो है स्टेम सेल थेरेपी को भी बूस्ट करेगी कि ट्राई टू गेट द सेल्स फ्रॉम पीपल हु लैक CCR5 receptors or try to inject them in the people who actually suffering from the disease, full blown disease. हाँ बिल्कुल, क्योंकि काइमेरिज्म अगर हो जाए या टॉलरेंस डेवलप हो जाए आपकी एक मुख्तलिफ किस्म के इंसान के सेल्स के साथ, तो उसकी अच्छाइयाँ भी आपको उस तरह से आप ले सकते हो। तो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। इनफैक्ट मेरे ख्याल में हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टेम सेल्स पे भी ज़्यादा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये पॉडकास्ट। हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। चले अगली दफा तक के लिए चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय Bye everyone.